आंखें कोमलता से बंद, मन शांत। एक बार पवित्र ओम का उच्चारण, उसके बाद गायत्री महामंत्र। गहरा लंबा श्वास लेंगे और प्रश्वास के साथ ओम उच्चारण। ओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों का घर्षण करेंगे, हथेलियों को आंखों पर रखेंगे, धीरे से आंखें खोलेंगे। सभी को हरिओम। हरिओम। लास्ट टाइम जो हुआ था उसमें ऐसा कुछ है जो नहीं समझ में आया, क्योंकि उसके आगे हम देखेंगे। आज हम पूरा आयुर्वेद देख लेंगे, अच्छा ना। तेरा इमेज। सब काम। हम लोग आज रस देखने वाले थे ना। जी सर। ठीक है। तो ये तो नहीं है यार। स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है। जी सर। यस सर। ठीक है। ये चलो आज हम रस से देखेंगे, है ना। देखो कितने प्रकार के रस हैं बताइए कोई। 6 प्रकार टोटल है सर। कितने रस? कितना? 6 सर, 6। कौन कौन सा? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तीत, कषाय। ठीक है। तो आज हम उसके बारे में ही जानेंगे। इसको षड्रस कहते हैं ना। 6 रस। अब इसमें क्या क्या है पढ़ना, एक एक करके देखते हैं कि आखिर क्या होता है रस। इससे एक क्वेश्चन तो आता ही है, बहुत चांसेस रहता है पूछे ही जाते हैं रस से रिलेटेड। और आसान है, इतना हार्ड भी नहीं है, इजी है। इसमें ना एक चीज आप लोग था कंफ्यूज करते कई बार कि तिक्त और कटु में, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। ये पॉइंट्स है ना। कटु मतलब चरपरा होता है, तिक्त मतलब कड़वा। यहाँ पे कंफ्यूज करने वाला रहता है ये कई बार, उसको आप ध्यान में रखोगे। बाकी तो इजी है। देखो ये चरपरा क्या होता है सर? कटु चरपरा होता है कि एक एग्जांपल से समझो कि हम्म, मिर्ची सर। चरपरा। अरे नहीं, मिर्ची। चर कटु। हाँ, मिर्ची से समझ सकते चरपरा। कटु। तिक्त होता है कड़वा, कड़वा जैसे एक हो गया कि ये करेला। और कटु मिर्च से समझ सकते हो, हाँ ठीक है। उसको चरपरा यहाँ पे कहते हैं, कटु। इस दोनों में डिफरेंस को समझना है। ठीक है। करवा हो गया करेला जो होता है, यहाँ पे तिक्त, क्योंकि यहाँ पे कई बार समझने में दिक्कत हो जाता है। तिक्त मतलब तीखापन, और ये इससे समझते हैं, लेकिन वैसा नहीं है। यहाँ पे आयुर्वेद में थोड़ा सा बदल जाता है चीज। तो टोटल 6 प्रकार के मूल मूल रूप से 6 प्रकार के रस बताए गए आयुर्वेद में। वो है मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाई। इसको आप नंबर से याद रखोगे। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये नोमेनक्लेचर आपको याद रखना है। आपको आगे समझ में आ जाएगा क्यों मैं ये कह रहा हूँ। मधुर मतलब मीठा, अम्ल खट्टा, लवण नमकीन, कटु चरपरा, और तिक्त कड़वा, और कसाई कसैला जो आंवला के जैसा होता है ना, वो कसैला उसको कहते हैं। देखो सबसे ज्यादा जो
इसमें एक और चीज है कि सबसे ज्यादा जो बल देने का काम करता है वो मधुर रस होता है। सबसे ज्यादा कहते हैं ना, कई बार एनर्जी जब डाउन हो जाती है, चॉकलेट खा लो तुरंत इंस्टेंट एनर्जी देता है, तो मीठा। और सबसे कम जो बल होता है वो कसाई में होता है। ठीक है, तो ये ऑर्डर आप याद रखोगे इस तरह से, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा बल देने वाला मधुर, उससे कम लवण, उससे कम अम्ल, उससे कम लवण, उससे कम कटु, उससे कम तिक्त, और फिर लास्ट में सबसे कम जो बल होता है वो कसाई में होता है। ठीक है, कसाई वाले रस में सबसे अधिक बल मधुर और सबसे कम कषाय। और रस और पंच महाभूत के बीच का संबंध हम देखते हैं कि क्या होता है कि मधुर में पृथ्वी और जल तत्व रहता है। मधुर में पृथ्वी और जल तत्व, अम्ल में पृथ्वी और अग्नि तत्व, लवण में जल और अग्नि तत्व, कटु में वात और अग्नि, तिक्त में वात और आकाश, कसाई में वात और पृथ्वी। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, इसको मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था, पृथ्वी जल, देखो यहां से ना तीनों में स्टार्टिंग के, ये देखो इस तीनों में अग्नि है, एक तो कॉमन ये मिलता है। ठीक है, तो एक तो अगर याद हो जाएगा, और फिर इसमें आपको याद रखना है वात, यहाँ पे ना वायु से समझना, वात मतलब यहाँ वायु है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, पृथ्वी जल, फिर पृथ्वी और अग्नि अम्ल में, लवण में जल और अग्नि, कटु मतलब वात और अग्नि, तिक्त वात और आकाश, और कसाई वात और पृथ्वी। ये तो 2-3 बार देखोगे ना याद हो जाएगा, ऐसा कोई हाल। रस और दोषों का संबंध, रस और दोष, दोष यहाँ पे वात पित्त कफ से है। तो मधुर में क्या होता है कि कफ बढ़ता है तो वात और पित्त का क्षय होता है। एक अगर याद कर लोगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। मधुर में कफ जो है वृद्धि होता है, मधुर रस अगर लेते तो कफ की वृद्धि होगी, तो किसका क्षय हो जाएगा, जो बच गया उसका, वात और पित्त का। अम्ल में किसका होता है, कफ और पित्त का वृद्धि होता है, और क्षय किसका होगा, वात का क्षय होगा। एक भी याद कर लोगे दोनों याद हो जाएगा। लवण में कफ और पित्त का वृद्धि होता है और वात का क्षय होता है। कटु में वात और पित्त की वृद्धि होती है तो कफ का क्षय होता है। ठीक है, इसको आप दूसरे तरीके से कैसे याद रख सकते हो, देखो कुछ सिमिलैरिटीज आपको याद रखनी है। सीरीज में आप याद रखोगे ये रस को, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कसाई, MAL शॉर्ट फॉर्म में याद रखना, MALK, और आगे के जो हैं वो TK, है ना, तिक्त और कसाई। स्टार्टिंग पे देखो वृद्धि, यहाँ पे ना कफ कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे लास्ट के दो क्या है, पित्त कॉमन है, जो बच जाएगा इधर हो जाएगा, इधर देखो यहाँ वात कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे ये 3 कॉमन है, यहाँ से 3। ठीक है, अम्ल लवण और कटु, और आगे देखते हैं। देखो यहाँ नीचे से वात 3 कॉमन है, एक यहाँ और नीचे से 2। ठीक है, जो बच गया वो 6, 2-3 बार इस तरह से याद रखोगे हो जाएगा। अब ट्रिक समझो इसको याद करने का, मैंने इसलिए बोला था कि आपको नोमेनक्लेचर आपको याद रखना है। 1 2 3 बताइए, 1 में क्या है, मधुर। मधुर। 2 में क्या है, अम्ल। अम्ल। 3 में क्या है, लवण। 4th में क्या है, कटु। 5th में, तिक्त। और 6th में कषाय। कसाई। तो ये समझ में आ गया, MALKTK, 1 2 3 4 5 6,
एक याद हो जाएगा, सब याद हो जाएगा। कफ में क्या होता है, 1 2 3 की वृद्धि होती है, ठीक है। तो कफ और क्या दूसरा घट जाएगा। और इसी का जस्ट रिवर्स कौन सा है, आपको मैंने बहुत पहले भी बताया था उस स्टार्टिंग में, वात। कफ और वात एक दूसरे के जस्ट उल्टा है। जब आप कफ देखोगे, वात देखोगे, उसमें क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। 4 5 6 वृद्धि, मतलब कटु तिक्त कसाई की वृद्धि होती है वात में। और कफ में क्या हो जाएगा, 1 2 3। वात में क्या हो जाएगा, 1 2 3, ये क्या घट जाएगा, 6 होगा। सिर्फ अलग क्या है, वो पित्त में है। देखो सिर्फ चेंज क्या हो जाता है कि 2 3 4, एक आगे से ले लेना। 2 3 बताओ, 2 क्यों क्या है इसमें। अम्ल। हम्म, अम्ल। 3 क्या है, लवण। ठीक है, वेरी गुड। ये इस तरह से आप याद रखोगे। सिर्फ सीरीज में याद रखना, 2 3 4 पित्त में बढ़ जाएगा, और 1 5 6 मतलब मधुर तिक्त और कसाई पित्त में घट जाएगा। बाकी सेम, कफ और वात एक दूसरे के जस्ट उल्टा, रिवर्स। देखो 4 5 6 1 2 3, 4 5 6 बढ़ जाएगा, मतलब कटु तिक्त कसाई की वृद्धि होती है वात में, और मधुर अम्ल और लवण का क्षय होता है वात में। ये समझ में आया, ये ये ट्रिक समझ में आया आप लोगों को। ये बताइए, त्रिदोष और रस के बीच का ये संबंध है, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये ना। चलिए अब रस और धातु के बीच का संबंध देखते हैं। मधुर अम्ल और लवण धातुओं में वृद्धि होती है। सेम चीज यहाँ पे आपको नंबर याद रखना है। कैसे, 1 2 3 4 5 6। सेम धातु में भी क्या है, बढ़ जाएगा, जैसे कि हमने मधुर में देखा था, मधुर का ये इसमें कफ में देखा था। सेम एज इट इज कफ के जैसा है, सेम धातुओं की वृद्धि होती है मधुर अम्ल और लवण में, और 6 किस में हो जाएगा, कटु तिक्त कसाई में। ये आपको याद रखना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शनल है, वो है शुक्र का। अम्ल में शुक्र का क्षय होता है, सिर्फ इसको याद रखना है, बाकी सब चीज सेम है। एक्सेप्शनल है शुक्र। इसके बाद रस और मल का संबंध। मल बताइए कौन कौन सा मल होता है। नहीं याद, जैसे मल वैसे धातु, सेम वैसे ही MALKTK, मतलब मल में क्या आ जाएगा, मुख्यतः पुरीश, मूत्र और स्वेद। मधुर अम्ल लवण, इसमें क्या होगा, मल को धारण करने की क्षमता है, नहीं, उपयोगी, उसमें ना मल को पदार्थ को विसर्जन करने में। मल क्या होता है, देखो मल का जो क्या है, काम क्या है शरीर में, विसर्जन हो जाना, बाहर निकलना। उसका तो यही है कि शरीर से बाहर, क्योंकि वो दूषित करता है शरीर को, ठीक है। तो हेल्प कौन करेगा, तो मधुर लवण, और ये जो क्या करता है, विसर्जन में हेल्प करेगा मल, ठीक है। और मल पदार्थों को धारण करने में जो सहायक होता है, वो होता है तिक्त, कटु और कसाई, ठीक। 1 2 3 4 5 6। दो प्रकार के रस होते हैं, विदाही और अविदाही। विदाही में जलन पैदा करता है शरीर में, और अविदाही में जलन नहीं पैदा करता है, ऐसे रस। तो खासकर जो विदाही रस जो होते हैं, वो कौन सा रस होता है बताइए। आम्ल लवण कटु। ठीक है। और अविदाही में कौन सा हो जाएगा, मधुर तिक्त कषाय। मधुर तिक्त और कसाई। तो कैसे याद रखोगे, जैसे पित्त का हमने याद रखा था, पित्त का देखा था ना, 2 3 4 और 1 5 6, सेम वैसे ही यहाँ पे विदाही और अविदाही आपको याद रखना है। अम्ल लवण और कटु में विदाही रस, अविदाही मधुर तिक्त और कषाय। अब रसों की पहचान, है ना, मधुर रस कैसा होता है, अम्ल रस ये कैसा, मतलब कोई भी रस है उसकी पहचान कैसे करते हैं।
जो मन को प्रसन्नता दे, चिपचिपाहट हो। मधुर कैसा होता है? मिठाई देखा होगा, उसमें रस का चिपचिपापन रहता है उसमें, जो तृप्ति प्रदान करता है ना, एनर्जी भी देता है। ये मीठा, वो कफ को बढ़ाता है, स्वाद में मीठा रहता है, उसको मधुर रस कहते हैं। अम्ल होता है जो, जिसके सेवन से मुख में क्या होता है, लार जो बनता है ना, स्राव, वो रोमांच पैदा होता है, दंत हर्ष होता है, दांतें और भौं सिकुड़ जाता है। जैसे नींबू आपने चखते हो, क्या होता है, आंखें एकदम सिकोड़ लेते हो, भौं सिकोड़ लेते हो। इमली खाते हो, खट्टी चीजें जो भी लेते हैं ना, अम्लीय जो चीज लेते हैं। इसके बाद लवण, लवण खाने मुंह में लार टपकता है, ठीक है। गले और कपोल में जलन पैदा करता है, नमक। कटु, चरपरा, जैसे सेवन करने से मुख में सुई के जैसे चुभने जैसी पीड़ा होती है, जीभ के अग्रभाग पे, चरपरा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको ना, ओल देखा होगा, बहुत लोग गांव में रहते होंगे, तो एक जो देसी ओल होता है, वो जी सर। उसके चरपराहट को कम करने के लिए हम उस पे नींबू लगाते हैं। ऐसे कोई एक दो साग भी होता है जो सुई के जैसा चुभता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं चरपराहट। जीभ के अग्रभाग पे अजीब सा लगेगा। पिपली, लहसुन, सौंठ इसके एग्जाम्पल है ना। पिपली भी देखना ऐसे ही करता है, वो कपोल पे जलन सा देगा, सुई सा चुभने सा जैसा फील होता है। करवा, करवा जैसे कि नीम का जो रहता है, करेला हो गया, नीम हो गया, गिलोई हो गया, ये लिसलिसेपन को हटाता है, ठीक है। तो ये होता है तिक्त। कसाई, कसा जैसे हरर, बहेरा, आंवला, ये सब क्या होता है, कसाई रस होता है। उसके गुण टोटल, ये मैंने आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो द्रवों में पाए जाने वाले गुण क्या है। तो टोटल जो है 20 सर गुण बताया गया। हाँ लीस जी। क्या है सर? लीस सलाइवा को समझे क्या सर? लीस। लिसलिसे, हाँ, लिसलिसेपन नहीं होता, लसलसापन आता है ना थोड़ा सा, उसको हटाता है करवाहट, नीम को इग्लो। अरे वो चिपचिपाहट को लिसलिसेपन कहते हैं, चिपचिपाहट रहता है ना। अब कटहल में के देखे हो, कटहल छीलते हैं तो कैसा लसलसापन निकलता है, उसी को कहते हैं, ठीक है। और टोटल द्रव्यों में 20 प्रकार के जो है गुण पाए जाते हैं। ये आप अगर एक याद कर लोगे ना, 10 तो बाकी का याद हो जाएगा। तो 10 कैसे याद रखोगे? तो गुरु, उसका रिवर्स क्या है, लघु, लाइट। गुरु मतलब भारी होता है, हैवी, उसका रिवर्स क्या, लाइट। मंद मतलब डल, उसका तीक्ष्ण, पंजेंट, रिवर्स है एक दूसरे के ये। स्निग्ध ऑयली होता है, तो ड्राई, रुक्ष। शीत कोल्ड, उष्ण हॉट। श्लक्ष्ण गमी जैसे होता है, गमी, गम, वो रफ हो जाएगा या खुरदुरा, इसका रिवर्स। सांद्र या ठोस, लिक्विड। मृदु या कोमल, सॉफ्ट, तो इधर हार्ड हो गया, रिवर्स। सूक्ष्म, सबटल, सूक्ष्म, स्थूल। स्थिर तो सर या चल, है ना, मूवमेंट, मूवेबल। विशद मतलब अचिपचिपाहट, तो चिपचिपाहट वाले पिक्चर। तो ये टोटल 20 है, तो 10 याद कर लोगे, आपको बाकी याद हो जाएगा, ठीक है। देखो, जिस द्रव्य में पृथ्वी तत्व की प्रधानता होती है, गुरु गुण कहलाता है। आकाश तत्व की प्रधानता होती है, लघु। मतलब आकाश क्या होता है, हल्का होता है, सूक्ष्म होता है, इसलिए लघु गुण। पृथ्वी तत्व वो भारी होता है, हैवी होता है, इसलिए गुरु कहते हैं। अब वीर्य को समझते हैं, वीर्य क्या होता है। ये एक्चुअली ये यूज किया जाता है, ये पोटेंसी इसको कहते हैं। वो आप स्पर्म नहीं समझना, ये अलग है वीर्य, ठीक है। ये गुण होता है, औषधि में पाए जाने वाला सबसे शक्तिशाली गुण है ये, ठीक है, रस में पाए जाने वाला, ये वीर्य कहते हैं। और ये वीर्य 2 प्रकार के होते हैं, इसी के द्वारा हम कोई भी प्रॉब्लम्स का इलाज करते हैं। उसके रस, उसके गुण को समझ के उसके अनुसार से देते हैं। जैसे कि वीर्य को औषधि द्रव्य 2 भागों में बांटा गया है, उष्ण वीर्य और शीत वीर्य, ठीक है। अब जैसे किसी को कोल्ड हो रखा है, तो कैसे उसको द्रव्य दोगे, उष्णीय द्रव्य दोगे ना, उष्ण वीर्य दोगे, शीत तो नहीं दोगे, और कोल्ड बढ़ जाएगा।
ठीक है, तो उसके प्रकृति गुण के आधार पर इस तरह के द्रव्य जो है उपचार में लाया जाता है। उष्ण वीर्य और शीत वीर्य। अब इसमें देखो उष्ण और शीत वीर्य कौन कौन सा है। तो मधुर, तिक्त और कसाई 1, 5, 6 जो है शीत वीर्य कहलाता है। 2, 3, 4 जैसे आप तिक्त पित्त में याद रखा था ना 1, 2, 3, 4 और 1, 5, 6, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आप याद रखना। जो शीत वीर्य होता है वो मधुर, तिक्त और कसाई, और उष्ण वीर्य होता है अम्ल, लवण और कटु। ये आपको याद रखना इंपोर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। और इसके भी अन्य गुण हैं, देखो इसको 6 तो है ही, इसके अलावा भी स्निग्ध, रुक्ष, गुरु, लघु, ये सब ऑलरेडी हम देख चुके हैं। विपाक, विपाक क्या होता है कि जैसे कुछ भी हम खाते हैं और उसके पाचन के बाद उसमें जो उसके जो गुण है वो बदल जाता है। जैसे मैंने एक नीम का एग्जाम्पल आपको लिया था। नीम कैसा होता है स्वाद में, बताइए। कड़वा। कोई सर उसका पत्ता, पत्ता या सर उसका फल जो है सर। पत्ते की बात कर रहा हूं मैं। कड़वा सर लगता है सर, बहुत कड़वा। कड़वा लगता है, लेकिन थोड़ी देर उसको चबाइए आप, और चबाने के बाद उसके रस को समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, उसका रस बदल जाएगा। कोई किया है ऐसा, नीम के पत्ते को हाँ सर, चबाया हो मीठा तो? मीठा लगता है, जी मीठा सर, लगता है स्टार्टिंग में सर वो। लगती है सर। हाँ, वही उसी फिर को उसके कहते हैं बाद विपाक। तो क्या होता है बाद कि में देखो मीठा लगता पाचन, है। हाँ, क्या होता है जैसे मिठाई ले लो, शुरुआत में मीठा लगेगा और फिर बाद में उसका स्वाद बदल जाता है, करवाह जैसा लगने लग जाता है। तो ऐसे ही नीम, वैसे उसी को कहते हैं विपाक। आफ्टर टेस्ट क्या हो गया है ना, आफ्टर कि जैसे पाचन, देखो पाचन क्रिया तो मुख से ही प्रारंभ हो जाता है ना, सलाइवा है, मुख में ही पाचन क्रिया स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही नीम के पत्ते को आपने चबाया, उस वक्त कड़वा था, लेकिन चबाते चबाते पाचन क्रिया के बाद उसका जो रस का जो स्वाद है वो बदल के कैसा करवाहा जैसा मीठापन में आ जाता है। उसी को हम कहते हैं विपाक। तो जठराग्नि के संयोग से द्रव्यों के पाचन के समय जो अन्य रस उत्पन्न होता है, पाचन में उसके जो अन्य रस, उसी को हम विपाक कहते हैं। पाचन की अंतिम अवस्था में द्रव्य का सार और कीट भाग। अब जैसे देखो पाचन होगा तो मैंने बताया भी था कि कोई भी हम भोजन करते हैं, पाचन होता है तो 2 भागों में बंटता है, एक तो सार भाग और कीट भाग। सार भाग से ही ये सप्त धातु का निर्माण होता है, और कीट भाग जो मल है वो अवशिष्ट पदार्थ वो बाहर निकल जाता है शरीर से। इसके विपाक के भेद बताया गया है। विपाक के जो भेद हैं 3 भेद हैं। कौन कौन सा? 1, 2, 4, मतलब मधुर, अम्ल और कटु। ये आपको ध्यान रखना है, ये विपाक के भेद हैं, मधुर, अम्ल और कटु। इस स्वाद के आधार पर, जैसे कि हम लोग मधुर खा रहे हैं तो उसका स्वाद बदल जाएगा, या फिर कटु या अम्लीय कोई ले रहे हैं उसका स्वाद तो ये भेद है। ठीक है, ये 3 तरह के भेद बताया गया है कि इस तरह ये स्वाद आपको आ सकता है। या तो मधुर आएगा आफ्टर पाचन के समय, आफ्टर टेस्ट, या फिर अम्लीय होगा, या तो कटु। इसके बाद आता है, ये ध्यान रखना 3 भेद। इसके बाद देखो वेरी इंपोर्टेंट, स्वास्थ्य वृत्त, दिनचर्या और ऋतुचर्या और रात्रिचर्या भी इसी के अंतर्गत आता है, स्वास्थ्य वृत्त के अंतर्गत। इसमें कई सारे चीज जो हैं आपको ध्यान में रखना है। देखो कहते ना कि अगर आपका लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है, दिनचर्या अच्छा नहीं है, या फिर ऋतुचर्या या रात्रिचर्या अच्छा नहीं है, तो आप रोग के शिकार हो जाओगे ना, रोगी कहला, कोई ना कोई आपकी व्याधि जो है शरीर में आ जाएगा। तो आयुर्वेद का प्रमुख उद्देश्य क्या है? स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करना, रोगों का से बचाव करना। जब आपके दोष संतुलित हैं, ठीक है, जब आपके दोष संतुलित है, क्या है, आपका शरीर स्वस्थ है। अगर असंतुलित हो गया, अनबैलेंस हो गया वात पित्त का, आपका शरीर रोगों का शिकार हो जाता है। साम्य अवस्था बनाने के लिए आपका दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, ये सारे ही अच्छे ढंग से होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। अब दिनचर्या में क्या क्या आता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि दिनचर्या के अंतर्गत तो जागरण, पहला चीज तो आप उठते हो, तो आजकल लोग 10 बजे 9 बजे उठने का ट्रेंड है, ये बहुत गलत है। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए
अब ब्रह्म मुहूर्त कब होता है? सूर्योदय से 2 घंटे पहले का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। अप्रोक्स 3 से लेके 4 के आसपास, 3 से 4 के बीच वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। इसके बाद मुख धोना। आप उठते हैं, मुख धोना चाहिए, कुल्ला नहीं करना है, क्योंकि आपको ऊषा पान करना है। तो सिर्फ फेस धोइए, इसके बाद पानी पीना है, ऊषा पान करना है। तो ऊषा पान कैसे करते हैं? रात को या तो आप तांबे के पानी में, जग में पानी रखो और सुबह पियो, है ना, बिना कुल्ला किए हुए, है ना, बिना कुल्ला किए हुए पानी पीना है। तभी क्यों बिना कुल्ला किए हुए पानी पीने की बात करता है, बताइए? क्योंकि सर हमारे सलाइवा जो रहती है ना सर, वो सलाइवा हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंस होती है सर। हम्म। जो सलाइवा है वो हमारे डाइजेशन के लिए, पाचन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें जब आप, एक्टिव एंजाइम्स होते हैं। सर इसके क्या लिए भी चीज? टर्म एंड कंडीशन है ना सर, क्यों रात में सोने से पहले अपना ब्रश ब्रश करके सोना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, वो भी बात है। ठीक है, अच्छे से अच्छा सलाइवा बनेगा तो ठीक है, वो है। अब बहुत लोग पता है उस सलाइवा को यूज भी करते हैं फेस पे लगाने के लिए, लेकिन उस कंडीशन में आपको रात में अच्छे से, जैसे फुंसी दाने आ गए ना, उस सलाइवा को लगा लो, ठीक हो जाएगा। लेकिन डिपेंड करता है कि रात में आपने क्या खाया है। आंखों में भी डालते हैं सर, राजू आंखों दीक्षित के लिए सर जी ने बहुत बहुत अच्छा है बोला है सर। सर आंखों के लिए, वही चीज तो कह चेहरे रहे की हैं कि समझ। अगर पता चला रात को हमने बस मिर्च मसाले खाए हैं और इसके बाद लगाए हैं सुबह पे, तो फिर पता चलेगा सलाइवा का। ठीक है, तो इसके बाद सर जो सर है, ये जो ऑयल पुलिंग करते हैं वो भी खाली पेट ही, मतलब सुबह उठे ही करते हैं सर, बिना पानी पिए? हाँ, वो हम आगे बताएंगे वो क्या कहते हैं उसको। ठीक है, वो भी करते हैं। देखो, ऊषा पान हो गया, ऊषा पान करना है। बहुत लोग संघ प्रक्षालन भी करते हैं, लघु संघ प्रक्षालन। लघु संघ प्रक्षालन में जैसे 5 आसन, ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, कटी चक्रासन, भुजंगासन, त्रियक भुजंगासन, उद्राकर्षण, ये सारे आसन आप करते हो। इसका मल त्याग जाते हैं पानी पी के गुनगुना। देखो, गर्मी का समय है तो आप नॉर्मल पानी पियो, ठंड का समय है तो गुनगुना पानी पी के आपको मल त्याग करना है। मल त्याग किस आसन में करने के लिए, ये क्वेश्चन कभी पूछ सकता है। कागासन में करना है, मतलब इंडियन टॉयलेट यूज करने के लिए कह रहा है, वेस्टर्न नहीं। हमारा कल्चर जो है, इंडियन कल्चर, वो क्या है? इंडियन टॉयलेट। तो कागासन में बैठ के मल त्याग करना है। इसके बाद दंत धावन। ठीक है, दंत धावन करते हैं, जिसमें आप देखो ना, आजकल लोग ब्रश का यूज करने लगे हैं। पहले क्या था, गांव में लोग बबूल का, नीम का, करंज का, चिरचिरी का, ऐसे औषधि वाले पौधे के टहनियों को तोड़कर हम ब्रश बना के करते थे, ताकि उसके जो रस है ना वो भी हमारे पेट में जाता था और वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता था। या फिर अंगुलियों का भी यूज करते हैं, अंगुली को ब्रश के रूप में यूज करके उस पर फिर तेल या तो फिर नमक तेल डाल के फिर करते हैं, तो भी अच्छा होता है। इसके बाद जीवनी लेखन। जीवनी लेखन मतलब आप आजकल वो भी प्लास्टिक के हो या फिर स्टील के आ गए हैं, ये जीव कर उसको साफ करने के लिए। लेकिन आप जिस टहनियों का, जी जो हम बबूल और नीम का यूज करते हैं, उससे ब्रश करना है, बस उसी को बीच से चीर के उसको जीभ से साफ कर लीजिए, है ना, ये ज्यादा अच्छा है। इसके बाद आता है गंडूस धारण, जो अभी आप कह रहे थे ना, दांत को अगर अच्छे से साफ करना है तो आपको तिल या सरसों का तेल यूज करना चाहिए, मुख में रखना चाहिए और मुख में ही घुमाना है। आजकल ये लोग बहुत नहीं के बराबर लोग करते हैं, लेकिन पहले के लोग बहुत करते थे। गंडूस धारण इसको कहते हैं कि मुख में तेल रखना। किसका तेल? तिल या सरसों का तेल रखिए। इससे क्या होता है, आपके मुख का दुर्गंध जो है समाप्त होता है ना, पायरिया ये सब जो होता है वो नहीं होगा। इसके बाद अंजन, है ना, जिसको सुरमा भी कहते हैं, सुरमा लगाते हैं ना, खासकर मुस्लिम संप्रदाय में आप देखोगे तो बहुत लोग सुरमा लगाते हैं। काजल लगाना, ठीक है, तो लड़कियां तो, फीमेल महिलाएं तो लगाती हैं, पुरुष जो है नहीं के बराबर लगाते हैं। तो नस्य कर्म, नाक में तेल डालना। ये कोविड के टाइम पे बहुत चला था कि अनु तेल आप यूज करो, पतंजलि का जो था ना, मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, कोई भी तेल हो सकता है, पतंजलि हो या कहीं का भी। अनु तेल है, नाक में डालना है, चाहे वो बादाम रोगन का तेल लो, गाय का घी लो, वो भी प्रयोग में आप ला सकते हैं। नस्य कर्म। इसके बाद धूमपान करना,
कोई भी जो जो हमारे औषधीय पत्ते हैं या फिर पेड़ हैं, उसकी टहनियां हैं, उसको जला के उसको उसका धूम बनाते थे, और पूरे घर में इस तरह का उसका धूम का सेवन करना, धूमपान करना, धुएं का उसका सेवन करना, औषधि वाले, ऐसा नहीं कुछ भी, इलायची, चंदन है ना, इस सब का पौधे। क्षौर कर्म, क्षौर कर्म में आता है जैसे कोई भी वेस्ट चीजें, जैसे नाखून, बाल, है ना, इसकी सफाई करना, नाखून काटना समय पे, बालों की सफाई, दाढ़ी, मूंछ, ये सारे चीज की क्लींजिंग करना, साफ, ये क्षौर क्रम में आता है। अभ्यंग, तेल की मालिश करना, सिरो अभ्यंग, कर्णाभ्यंग, कानों का, सिर का, पादाभ्यंग, पैरों का, ये सब तेल से मालिश करना, इसको अभ्यंग कहते हैं। इसके बाद पहले लोग मालिश करके व्यायाम करते थे, कसरत करते थे, ठीक है। शारीरिक श्रम करना, उपटन लगाना, इसका क्या है, उपटन, उपटन लगाते ना, महिलाएं खासकर लगाती हैं उपटन, दूध, तेल, बेसन, कोई भी लगा सकता है, ऐसा नहीं है, पुरुष के लिए भी उतना ही जरूरी है। दही आदि से मालिश करना, उपटन लगाना। इसके बाद स्नान कह रहा है, ऋतु के अनुसार स्नान करना है। समय ठंडा है तो आप गुनगुने पानी से स्नान कीजिए, गर्मी है तो सामान्य पानी से स्नान कीजिए। इसके बाद स्वच्छ, ये सब सारे दिनचर्या में आता है। स्वच्छ सुंदर सौम्य कपड़े पहनना चाहिए। इसमें ना आभूषण भी आता है। पहले के राजा महाराजा कैसे आभूषण पहनते थे, महिलाएं करबंद या फिर चूड़ी, टीके, ये सारी चीजें होती हैं, उसके पीछे भी लॉजिक है। महिलाएं जो पाजेब पहनती हैं, उनके ब्लड के सर्कुलेशन, हाथों में कंगन पहनते हैं, है ना, माथों पे जो बिंदी लगाते हैं, ये एक्यूप्रेशर पॉइंट भी होती थी। सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट है, बिल्कुल, है ना। उस दृष्टिकोण से भी ये सब चीजें करते हैं लोग, करते थे, ठीक है। आप कान में देखो, कान में छिदवाते हैं, है ना, उसे शौर्य, बुद्धि, ये सब चीजों का विकास होता है। भोजन प्रकृति अनुसार, है ना, समय, प्रकृति, इस सब को देखते हुए भोजन लेना चाहिए, संतुलित भोजन लेना चाहिए। ये सब चीजें दिनचर्या में आता है। रात्रिचर्या, रात का समय होता है सोने का, आप अच्छे से नींद लीजिए, और ये रात्रिचर्या भी दिनचर्या का ही एक अंग माना जाता है, ऐसा नहीं है कि अलग है, क्योंकि दिन और रात मिला के 24 घंटे होती है एक अवधि, और पूरे को ही दिवस कहते हैं, एक दिवस मिला के, वो सारे दिनचर्या में आता है। तो रात में भी अच्छे से खाना खाइए, उचित आहार विहार, जो भी चीजें हैं, सोना, ये रात्रिचर्या में आता है। अब ऋतुचर्या, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। बताइए कि टोटल हिंदी महीने में कितने मौसम होते हैं, हिंदी इसमें टोटल कितने मौसम होते हैं अपने यहाँ, अपने इंडिया में कितने मौसम? 3 से 6 सर। अरे मौसम पूछ रहा हूं मैं। 3। और ऋतु कितने होते हैं? 6। 6 सर। और महीने कितने होते हैं? 12 सर। 12। किसी को याद है महीने? 12 महीने हिंदी कैलेंडर हाँ सर। सुनाओ, सर सुनाइए सुनाइए। ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, कार्तिक, माघ, मार्गशीर्ष, पौष, फाल्गुन, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद सर। कुछ तो हमको वो लग रहा है इसमें, श्रावण सीरीज में बोले थे क्या आप? सर पहला पीछे के महीना एक दो कौन सा? महीना मैंने आगे पीछे बोल दिए, पीछे वाले। वही तो कह रहा हूँ मैं, कुछ तो गड़बड़ लग रहा था मुझे। सर पहले जो होता है ना चैत्र से शुरू होता है और फाल्गुन पे एंड हो जाता है सर। एंड होता है। हाँ ठीक है, चलो यहाँ देखते हैं अभी। पहला जो होता है, देखो यहाँ पे ना आपको हिंदी से भी याद रखना है और अंग्रेजी भी याद रखना है, तब आप अच्छे से समझ में आएगा चीजें। पहला जो होता है ऋतु, वो बसंत होता है, ठीक है। और इसकी जो, क्या कुछ कह रहे हैं? नहीं सर, माइक ऑफ कर लिया मैंने। माइक ऑफ रखिए, माइक ऑफ, ठीक है, थैंक यू। देखो इसमें पहले तो आपको 3 जो मौसम होते हैं वो याद रखना है। तो 3 मौसम कौन कौन से, ठीक है, और 6 ऋतुएं कौन सी हैं, और 12 महीने, ये टंग पे होना चाहिए, बहुत जरूरी है।
इसको याद करना। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये महीना समझा देता हूं कि 12 महीने कौन कौन सा है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, माघशीर्ष, पौष, माघ, फागुन। शुरुआत होता है चैत्र से और एंड होता है फागुन। यहाँ पे शुरुआत 15 मार्च से और 14 मार्च। ठीक है, 15 ये मिड में स्टार्ट होता है, अंग्रेजी महीना के मिड से शुरुआत होता है। ठीक है, तभी तो आप पूर्णिमा और अमावस्या ये कॉन्सेप्ट माइंड में रखना। 15 मार्च से लेकर 14 मई, तो 15 मार्च से लेके 15 अप्रैल, और अप्रैल से फिर मई, 2 महीने हो गए। यहाँ पे 2 महीना हो गया चैत्र वैशाख। ठीक है, और 2 महीने का एक जो है ऋतु होता है, वो कौन सा हो गया? बसंत। 2 महीने का एक ऋतु। ओके, इसके बाद और 4 महीने का आपको मौसम होता है, एक एक मौसम। मौसम। इसके बाद ज्येष्ठ, आषाढ़, 2 महीना हो गया, 15 मई से लेकर 14 जुलाई तक, 2 महीने इंग्लिश में भी। और एक ऋतु हो गया ग्रीष्म। श्रावण, भादव से लेके 15 जुलाई से लेके 14 सितंबर तक होता है, 2 महीने का, 2 महीना हो गया इधर। और एक ऋतु कौन सा हो गया? वर्षा। अश्विन, कार्तिक, 15 सितंबर से लेके 14 नवंबर तक, और ये होता है शरद ऋतु। हेमंत ऋतु मार्च से लेके पौष तक होता है, ठंड का मौसम होता है ये। ठीक है, और 15 नवंबर से लेके 14 तक। इसके बाद आता है शिशिर, माघ से लेके फागुन, 2 महीना, 15 जैन से 14 मार्च तक। ये आप 3 चीज समझ। अब इसके अलावा समझना है महीना। महीना मतलब मौसम, सॉरी, कौन कौन सा होता है? वर्षा, शरद, हेमंत। ठीक है, ये होता है आपको दक्षिणायन। अच्छा, उसका आगे कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे, दक्षिणायन और उत्तरायण का। चलिए, पहले मैं आपको आगे स्लो करता हूँ स्लाइड। हाँ देखो, यहाँ पे 2 भागों में बांटा गया है ऋतुओं को। ठीक है, वो है सूरज की गति के अनुसार। अभी देखो सूरज कितना है? सबसे ऊपर है, चरम सीमा पे। ठीक है, गर्मी का समय है, तो अभी कौन सा आयन चल रहा है बताओ? उत्तरायण सर। उत्तरायण, उत्तरायण सर। उत्तरायण, आदान काल। बिल्कुल, आदान काल। इसको उत्तरायण को हम आदान काल भी कहते हैं। ठीक है, सूरज की गति कब है? उत्तर की तरफ है, अभी सबसे पीक है। ठीक है, नेक्स्ट महीने से क्या दक्षिणायन शुरू हो जाएगा, फिर सूरज की गति कब हो जाएगी? दक्षिण की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं 2 आयन है, उत्तरायण और दक्षिणायन, आदान काल और विसर्ग काल। सूरज की गति दक्षिण की ओर, उसको कहते हैं दक्षिणायन, उत्तर की ओर तो उत्तरायण। सूरज की गति उत्तर की ओर है। ठीक है, यहां में देखो उत्तरायण कौन कौन सा महीना होता है? माघ से लेके आषाढ़ तक, माघ से लेके आषाढ़ तक, मतलब माघ, फागुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, तो कितने महीने हो गए? 4 महीने हो गए। 4 महीने इसमें। एक उत्तरायण में कितना महीना? 4 महीना। और ऋतु कौन कौन सा हो गया? शिशिर से लेके ग्रीष्म तक। तो शिशिर कौन सा हो गया यहाँ पे? शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, 3 ऋतु हो गए। ये याद रखना, इस तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। उत्तरायण में 4 महीना, ऋतु कितना? सर 3। 6 महीने होंगे सर, 6 महीने। 6 महीने होंगे। हाँ, 6 महीने, सॉरी, 6 महीने। चलो, अच्छा हुआ ध्यान दे रहे हो आप लोग। 6 महीने हो गए, माघ, फागुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़।
बिल्कुल सही, 6 महीने और 3, तभी तो 6 हो गया ना, 3 दूनी 6, बिल्कुल ठीक। तो ये जो मौसम होता है, इस मौसम को कहते हैं हम लोग ग्रीष्म। माघ, फागुन, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, गर्मी का मौसम यहां से शुरू हो जाता है। ठीक है, एक मिनट। 3 मौसम होते हैं, गर्मी, बरसात और ठंड। ठंडी है ना, ठंड। ठीक है, तो ये हो गया अपना उत्तरायण आदान काल। इसमें और क्या है, यहाँ कुछ पर नहीं। नहीं समझ पाया सर। माघ ऊपर में स्लाइड में सर था सर, माघ, आषाढ़, देखो यहाँ शिशिर और ये ग्रीष्म था, 4 ही ये ऋतु हो गए ना सर। नहीं नहीं, देखो ना, यहां से आता है ना, इसको देखो, माघ, फागुन 2, ज्येष्ठ, आषाढ़, और क्या, श्रावण, भादो, नहीं सॉरी, ये चैत्र, बैसाख और ज्येष्ठ, आषाढ़। शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, ये 3 ऋतु जो होते हैं वो उत्तरायण में। ठीक है, और ये दक्षिणायन में होता है वर्षा, शरद और हेमंत। जो अगले महीने से जो बरसात शुरू होगी ना, तो यहां से शुरू हो जाएगा, जुलाई से, मिड ऑफ जुलाई से लेकर दिसंबर तक, 14 दिसंबर तक ना सर, जैन तक। फरवरी तक होगा ना सर। जैन तक ना, 14 जैन। सर ये 14 दक्षिणायन की। जनवरी टू जून उत्तरायण, जून से ये दिसंबर दक्षिणायन, सिंपली। हाँ ठीक है, तो ये होता है दक्षिणायन, यहां से लेके ये दक्षिणायन होता है। ठीक है, इस टाइम पे बल श्रेष्ठ होता है, सबसे ज्यादा बल होता है यहाँ पे श्रेष्ठ, और इस टाइम पे ना कमजोर हो जाता है। अभी देखो ना, बड़ा बहुत वीकनेस सा आपको फील होता है गर्मी के समय। ठीक है, तो उत्तरायण दक्षिणायन समझ गए, महीना कौन सा होता है उत्तरायण में, ऋतु कौन सा होता है, और दक्षिणायन में कौन सा महीना और ऋतु कौन सा। क्लियर है ये? जी सर। ठीक, क्लियर होगा तभी आगे बढ़ेंगे, मतलब नहीं है रिवीजन का क्या है, इसी तो डाउट को क्लियर करना है। ठीक है, ये उत्तरायण समझ में आ गया। दक्षिणायन देखो भैया ना, वर्षा, शरद और हेमंत। वर्षा, शरद और हेमंत, ये याद रखोगे ना, सारा याद हो जाएगा। अब इसमें क्या है, श्रावण, भादो, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष और पौष, 15 जुलाई से लेकर 14 जैन के बीच, ये हमारा दक्षिणायन होगा। इस टाइम पे बल श्रेष्ठ रहता है ना। शारीरिक शक्ति में कमी आती है, व्यक्ति दुर्बल का अनुभव करता है, किसमें, उत्तरायण में, और दक्षिणायन में इनर्जेटिक सर, क्योंकि नमी की एनर्जेटिक। मात्रा रहती है ना सर। चंद्र क्या होता है, सौम्य हो जाता है, ठंडा रहता है, थोड़ा सा मौसम ठंडापन आ जाता है, शीतल हो जाता है। तो देखो, आदान काल और विसर्ग काल में भेद, ये उतना कुछ खास नहीं है, ये आप लोग देख लेना है। सूर्य, वायु, स्नेहा, सुस्वाप और ऋतु। देखो, आदान काल का अंत और विसर्ग काल का अंत, शारीरिक बल मध्यम रहता है उस टाइम पे, जब आदान काल अंत होता है, और विसर्ग काल का भी अंत। विसर्ग काल का अंत और आदान काल का अंत, उस टाइम पे क्या, उत्तम शारीरिक बल रहता है, समझे। विसर्ग काल यहाँ पे दक्षिणायन से समझना है, आदान काल मतलब उत्तरायण से समझना है। जब एंड होता है ना, आदान काल और विसर्ग काल, उस टाइम पे शारीरिक बल मध्यम रहता है, और विसर्ग काल का अंत और आदान काल का अंत होगा, उस टाइम पे शारीरिक बल जो है उत्तम रहेगा। यहाँ पे वात, पित्त, कफ, त्रिदोष के साथ यहाँ पे बताया गया है ऋतु के साथ संबंध, कि किस समय क्या रहेगा। शिशिर में कफ का संचय होता है, वसंत में कफ का प्रकोप बढ़ जाता है, ग्रीष्म में वात का संचय होता है, वर्षा में पित्त और वात का क्या संचय, पित्त हो जाएगा और वात का प्रकोप हो जाएगा। कहते हैं ना, बरसात के ऋतु में जो है वात रोग, अर्थराइटिस वाले प्रॉब्लम्स जो हैं आ जाते हैं। ठीक है, शरद में
पित्त का प्रकोप होता है, वात का समन होता है, हेमंत में पित्त का समन होता है। 1 मिनट, हाँ एक लेक्चर ले रहा हूँ, करता हूँ कॉल। ठीक है, तो ये है। इसके बाद आहार विहार, पथ्य और अपथ्य आहार। पथ्य आहार वो होता है जो हम लेते हैं, ग्रहण करना चाहिए। अपथ्य जो नहीं करना, अपथ्य जो अहितकारी है, हितकारी पथ्य आहार। तो शीत के टाइम पे चिकनाई, मधुर, लवण, अम्लीय, रसयुक्त भोजन जो है, पोषक तत्व वाले पदार्थ का सेवन करना चाहिए। रुक्ष भोजन, वातवर्धक, कसाई, कटु, तिक्त, इस सब का भोजन नहीं करना चाहिए। ठंडा बासी भोजन नहीं करना चाहिए ठंड के दिनों। वसंत ऋतु में पथ्याहार क्या है? हल्का भोजन लो, सुपाच्य भोजन ग्रहण कीजिए। कसाई युक्त भोजन, कटु रस युक्त भोजन लेना लाभकारी होता है। वसंत में चिकनाई युक्त खट्टे मीठे शीत प्रकृति वाले भोजन सेवन नहीं करना चाहिए, ये अपथ्य। ठीक है, पथ्य और अपथ्य आहार ये सब ध्यान रख लेना। सेम ग्रीष्म ऋतु में हल्का भोजन लीजिए। अभी जैसे है हल्का भोजन लेना है, थोड़ा चिकना मीठा भोजन, और ये वाले भोजन सूखा अवॉइड करना। वर्षा ऋतु में पथ्य आहार से ताजा भोजन ज्यादा है कि आप लो। वर्षा ऋतु में जल्दी वो खराब हो जाता है खाना थोड़े से समय के बाद। बासी भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, फंगस जल्दी आता है वर्षा ऋतु में, है ना, ह्यूमिडिटी बहुत रहती है। जो वात को बढ़ाए वैसा भोजन नहीं करना चाहिए, छोले राजमा इस तरह का भोजन जो है नहीं करना चाहिए। वात सामक भोजन लेना चाहिए, है ना। दूध ये सब चीजों का सेवन करना चाहिए। आम अच्छा होता है, देखो अभी जैसे आम है ना, वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में आम रहता है। मौसम के अनुसार से ना देखो, प्रकृति में फलों का फल भी आते हैं। जैसे गर्मी है तो देखो उस वक्त रस युक्त तरबूज, ककड़ी, खीरा ये ज्यादा मार्केट में दिखेगा आपको, उस तरह के भोजन लेना है। अपथ्य आहार वर्षा ऋतु में जैसे चना, अभी जैसे बताया, उड़द, जौ, मटर, है ना, कटहल, सिंघाड़ा, ये सब जो भी वात प्रकृति वाले हैं वो नहीं लेना है भोजन। शरद ऋतु में आप इसमें आप कटु तिक्त वाले भोजन खा सकते हो, जल्दी पच जाता है ना। इसके बाद ये एक समरी है ना, इसको आप देख लेना। विरुद्ध आहार, किसके साथ क्या नहीं लेना चाहिए, इसको आपको अपने लाइफ में बहुत जरूरी है, इसको पढ़ना, जानकारी चाहिए। ठीक है, जो यहाँ पे हाउस वाइफ है उनको भी पता होना चाहिए कि किस चीज के साथ क्या नहीं लेना चाहिए ना। तो याद रखना है इसको कि दूध के साथ जो है दही मत लो, नमक मत लो, मूली मत लो, है ना, मूली के पत्ते, सलाद, कच्चे सलाद, सहजन, इमली, खट्टे वाली चीज नहीं लेना है, खासकर तो नींबू, है ना। दूध के साथ कोई भी खट्टा वाली चीज मत लो, पहली बात तो ये। और बाकी ये चीजें जो अभी है ना, नारियल, सब चीजें अवॉइड करना है। मछली, खासकर नॉनवेज जो लेते हैं वो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। दूध के साथ क्या नहीं, खीर, दूध, पनीर। दही के साथ क्या नहीं लेना है? खीर, दूध, पनीर, गर्म पदार्थ, क्योंकि दही ठंडा होता है, तो गर्म पदार्थ वाले भोजन नहीं लेना है। ठीक है, फिर खीरा, खरबूजा ये सब भी दही के साथ वर्जित बताया है। तार का फल ये सब विरुद्ध है। और कटहल, खीर के साथ क्या नहीं खाना? कटहल, खटाई वाली चीज। खीर दूध से बनता है ना, तो खट्टी वाली चीजें अवॉइड करना। शराब, दारू ये सब चीजें अवॉइड करना, सत्तू। शहद के साथ ये सब चीजें इतना पूछेगा तो नहीं, लेकिन पढ़ लेना, एक बार रीड कर लेना। घी के साथ समान, हाँ ये एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था। घी के साथ जो है समान मात्रा में शहद नहीं लेना है, याद रखना। ठंडा जल भी नहीं लेना है घी के साथ। ठीक, अंकुरित धान्य, चने आदि के साथ कमल नाल विरुद्ध है। कमल नाल पता है ना आपको, सब्जी जो रहती है, मिलते हैं मार्केट में। कच्चे अंकुरित धान्य के साथ पका हुआ भोजन विरुद्ध है। मकोई, पिपली, काली मिर्च ये सब चीजें नहीं लेना चाहिए। केला के साथ मट्ठा नहीं खाना चाहिए। घी को, ये देखो इंपॉर्टेंट है, घी में कांसे के बर्तन में 10 दिन से या अधिक समय तक नहीं रखना चाहिए घी को, नहीं तो वो क्या होगा, जहरीला हो जाएगा।
दूध, सूरा, खिचड़ी, इन तीनों को मिलाकर नहीं खाना चाहिए। कई लोग ना खिचड़ी के साथ भी दूध खाते हैं, तो ये चीजें अवॉइड करना चाहिए। अब द्रव्य में जो 20 जो हमने आपको जो गुण बताए थे 20, वही 20 है यहाँ पे। वात एक याद कर लोगे, बाकी याद हो जाएगा। रुक्ष, शीत, लघु, सूक्ष्म, चल, विशद, खर, ये बढ़ाता है वात को, तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, घटाएगा। वैसे ही पित्त, स्नेह, उष्ण, तीक्ष्ण, द्रव्य, अम्ल, शर, कटु, ये बढ़ाता है, तो बाकी का इसका जो रिवर्स होता है वो घटा देगा पित्त। वैसे ही कफ के साथ भी है ना, एक याद कर लोगे, बाकी याद हो जाएगा। शरीर में कितनी प्रकार की अग्नियां हैं, बताइए कौन कौन से हैं? 13 प्रकार का सर। कौन कौन सा क्या 5 है? भूत अग्नि सर, 7 धात्विक अग्नि और 1 जठराग्नि। ठीक है। अब यहाँ पे देखो गुण बताए गए हैं, जो 20 गुण है ना, किसमें वृद्धि होता है, किसमें क्षय होता है। उदाहरण ना भी याद रखो तो कोई बात नहीं है, चलेगा, अपनी जानकारी के लिए आप पढ़ सकते हैं। इसमें मैंने एक ट्रिक बताया था कि स्टार्टिंग में सीरीज से अगर आप याद रखते हो गुण को, तो यहाँ पे इस चार्ट को याद रखना बड़ा आसान है। गुरु है, कफ बढ़ाएगा, तो इसका जो रिवर्स है वो घटा देगा। या 4 चीज है, कफ, वात, पित्त और अग्नि। ठीक है, यहाँ पे 4 चीज है। यहाँ पे तो सब टोटल जो हमारे कह सकते हैं कि इसको जिसको लेना है, यहाँ पे किसका वृद्धि हो रहा है, क्षय हो रहा है, ये टोटल 4 चीज जो है हमारे जो सब्जेक्ट है 4 है यहाँ पे। गुरु में क्या होता है, सब्जेक्ट, कफ बढ़ जाएगा तो बाकी जो बच गया वो घट जाएगा। कौन सा, वात, पित्त और अग्नि। लघु में वात, पित्त और अग्नि बढ़ता है तो कफ घट जाएगा, क्योंकि गुरु और लघु दोनों एक दूसरे के रिवर्स है, एक दूसरे के उल्टा है। एक याद रखो, दूसरा याद हो जाएगा, क्रॉस, है ना, ये मैंने आपको बताया था सारी, इस तरह से क्रॉस याद रखना। फिर मंद में क्या होता है, कफ की वृद्धि होगी, ठीक है, तो वात, पित्त और अग्नि का क्षय होगा। सेम चीज रिपीट हो रहा है, इस तरह से आपको याद रखना है इसको। सेम वैसे ही सेम क्रॉस क्रॉस, है ना, एक दो एक्सेप्शनल दिख सकता है, बाकी सारा ही कॉमन है। किसमें एक्सेप्शनल है, ये वाले में 11 और 12 नंबर, ये आपको अलग से याद रखना है। और मृदु और कठिन, इसमें वो ट्रिक अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, कफ है, बढ़ता है सांद्र में, तो घटेगा क्या, वात, पित्त और अग्नि। लेकिन सांद्र है यहाँ पे, तो पित्त और अग्नि का वृद्धि होता है, तो वात और, ये थोड़ा सा, ये दोनों डिफरेंस है इसमें और इसमें, बाकी सारा चीज सेम है। पित्त और अग्नि वृद्धि होता है, तो क्षय किसका होगा, वात और अग्नि का क्षय होता है। मृदु, ये सारे रस के गुण हैं, ये गुण। और कठिन में क्या हो जाएगा, जैसे इसका रिवर्स, वात और कफ में क्या होता है, वृद्धि होगा, तो क्षय होगा। तो इसमें क्रॉस अप्लाई नहीं होता, ये आपको खाली याद रखना है, बाकी सारे में ही सेम है। इसके बाद ये टोटल दोष की प्रकृति बताए गए हैं। ये ऑलरेडी हमने चरक के अनुसार देखा था, वात, पित्त, कफ एकल प्रकृति, है ना, फिर द्विज प्रकृति है, और एक सन्निपात एकल प्रकृति, ये वाली वात, पित्त, कफ तीनों सन्नि, ये योगियों के प्रकृति कहे जाते हैं। ये टोटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। जो मानस प्रकृति है, या इसको सत्व प्रकृति भी कहते हैं, ठीक है, वो याद रखोगे। पहला जो 7 प्रकृति था वो क्या था, दोनों में कंफ्यूज मत होना, वो मानव प्रकृति, ये मानस प्रकृति है। ठीक है, ये जो थे ना दोष के प्रकृति है इंसानों की, और ये अलग है, ये मानस प्रकृति है मेंटल। तो 3 प्रकार के बताए, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक को 7 भागों में बांटा है, 7 प्रकार के होते हैं सात्विक, राजसिक 6 और 3 तामसिक। ठीक है, ये याद रखना है। तो टोटल कितने हो गए, 7, 6, 13 और 3, 16, टोटल 16 प्रकार। अब यहाँ पे सात्विक में बताया है कौन कौन सा आता है, ब्रह्म, आर्स, महेंद्र, महेंद्र को इंद्र भी कहते हैं, और याम में वरुण,
कुबेर गांधर्व, ये टोटल सात्विक, टोटल 7 प्रकार की प्रकृति है। राजसिक सर होता है आर्ट्स क्या है 6। सर? आर्ट्स किसी को पता ग्राम याद क्या है है? आज क्या? बताइए, किसी को याद आ रहा है क्या बताया था आज? हम्म, आर्ट्स क्या होता है? पूजा जी, साक्षी जी। नहीं याद आ रहा सर। एनीवन? आप ही बता दीजिए देखो, सर। ये जो, देखो सिंपल सी बात है, बाकी आप अगर प्रकार देखते हो ना, तो ये क्या आपको लगा है? देवताओं के है ना। सिंपल सा लॉजिक लगाना है, ये भी आर्ट्स जो है एक देवता, देवताओं से है। ब्रह्मा, आर्स, महेंद्र, याम्य, वरुण, कुबेर, गांधर्व। समझे कि नहीं? जी सर, हम्म, मतलब ईश्वर को प्रिय लगने वाले हैं। आर्स ईश्वर, ईश्वर से ही है यहाँ पे आर्स, है ना, और कुछ है नहीं। अब यहाँ पे देखो, राजसिक में क्या है? दुष्ट, यहाँ पे दुष्ट चीजों से लिया गया, आसुर, राक्षस, पिशाच, सार्प, प्रेत, शाकुन, है ना। शाकुन के डाकुन भी कहते हैं, ये सब चीजें। ठीक है, तो वो होता है शाकुन। और तामसिक, पाशव, पाशव मतलब पशु, पशु की प्रकृति, मात्स्य, वानस्पत्य, ये तामसिक में आता है। ठीक है। मात्स्य मतलब मछली होगा क्या सर, ऐसा? हाँ, मछलियों से ही है, मांस मतलब मछलियां हैं, लेकिन यहाँ पे समझो कि पशुता से चीजें हैं बताया गया। पास्तर मतलब पशुता के जैसा, पशु के जैसा व्यवहार करना। मांस मतलब मछली से ही होता है। ठीक है। और वानस्पत्य मतलब देखा है तो वनस्पति है। एग्जैक्ट मीनिंग यहाँ पे क्यों तामसिक में लिया है? अ, वानस्पत्य का मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, मैं आपको बात बताऊं क्यों इसमें तामसिक में वानस्पत्ति को लिया है। बाकी ये चीज देखो, सात्विक मतलब आपके देवताओं से रिलेटेड है, सात्विक गुण है। राजसिक असुरी चीज, असुर, राक्षस के साथ, है ना। और तामसिक में पशुता से चीज लिया गया। ये माइंड में कॉन्सेप्ट याद रखना। इसके बाद आता है पंचकर्म। यहाँ पे देखो, पंचकर्म में 3 चीजें याद रखना है। तो पंचकर्म से पहले उसको पूर्व कर्म कहते हैं, प्रधान क्रम जो पंचकर्म हुआ, और पंचकर्म के बाद उसको पाश्चात्य क्रम कहते हैं, कि भैया पंचकर्म के बाद आपको क्या करना है, उसका भी ध्यान रखना है। तो पंचकर्म करने से पहले सबसे हम स्नेहन और स्वेदन देते हैं, है ना। स्नेहन मतलब मालिश है, स्वेदन पसीना निकालना, स्वेद मतलब पसीना से। ठीक है। और इसके बाद जैसे कि भाप लेते हैं ना, भाप लेते हैं ना, स्टीम स्टीम, वो सब स्वेदन में आता है। तो मालिश करते हैं पहले तेल से, और फिर स्वेदन, भाप लेते हैं। वमन, विरेचन, ये 5 जो पंचकर्म बताया गया, कौन कौन सा? वमन, विरेचन, वस्ति, नस्य और रक्त मोक्षण। रक्त मोक्षण में इसको लीच थेरेपी भी कहते हैं, लीच जो जोंक यूज करते हैं ना, वो। कफ और मानसिक रोग दूर होता है। नस्य क्रम लेते हैं, नाक में जैसे अनुतेल जैसे यूज करते थे ना, वो नस्य क्रम में ही आता है। वस्ति, वात रोग दूर होता है, जैसे एनीमा यूज करते हैं ना। विरेचन, ये भी एनीमा के जैसा होता है। वमन, जो मुख से जो हम निकालते हैं, उसे कफ दूर होता है। विरेचन से पित्त, और वस्ति से वात दूर दूर होता है। ये चीजें आप ध्यान में रखना, दोष कौन कौन से दूर होता है, हो सकता है। इसके बाद जब आप ये कर लोगे तो संसर्जन कर्म, आहार, समन कर्म, द्रव्य, रसायन, ये पाश्चात्य में आता है, कि आपको कैसा भोजन लेना है, कौन सा द्रव्य
ग्रहण करना है, कौन सा रसायन यूज करना है, ये सारी चीज। सटकर्म एवं पंचकर्म का संबंध, जैसे कि आप सटकर्म करते हैं तो अतिर वस्ती नीति नौरी त्राटक कपालभाति, ये सारा चीज उसके बीच का संबंध है। जैसे धोती है तो वैसे वमन, वस्ती तो यहाँ पे भी वस्ती वैसे ही है जैसे कि आप सटकर्म में कर लिया, इसमें औषधि का यूज करना पड़ता है। नेति नस्यक्रम, त्राटक यहाँ पे इसका कोई कोरिलेशन नहीं मिलता पंचकर्म के साथ। नौली पेट की मालिश होती है ना, मसाज होता है नौली से, वैसे स्नेहन है, मालिश है। कपाल भाती, आप कपाल भाती करो कुछ समय, देखो पसीने पसीने हो जाओगे, स्वेटिंग आ जाएगी, वह स्वेदन और या रक्त मोक्षण, ब्लड प्यूरिफिकेशन है। यहाँ पे मतलब क्या है कपाल भाती से, क्या प्यूरिफिकेशन। ठीक, अब दोष, शरीर और मन के दोष। शरीर के संबंधी दोष होता है वात पित्त कफ, और मन संबंधी दोष दो होते हैं राजसिक तामसिक। और ये दोनों ही दोष सत्व को दूषित करता है, सात्विक प्रवृत्ति वाले को दूषित करता है, राजसिक और तामसिक। शरीर के भेद टोटल 4 होते हैं, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिद। ठीक है, योनि के भेद के अनुसार इसको 4 बताया गया। जरायुज होता है जैसे कि मनुष्य, कहा जैसे कि गर्भ में जो पैदा होता है ना, गर्भ से, जैसे गाय भैंस घोड़ा बंदर, ये जो भी चीजें होती है वो जरायुज में आता है, गर्भ में होता है ना, बॉर्न फ्रॉम द ओवम, वोम्ब में, है ना, गर्भ में होता है ये। अंडज जो अंडे से निकलता है, जैसे कि मछली, सांप, चिड़िया, ये सब क्या होता है, अंडज में आता है, अंडा से इसका जन्म होता है, अंडे से। स्वेदज, स्वेद पसीने से निकलता है, जैसे कि बॉडी में भी कई बार या बालों में जू आ जाता है, लीक आता है, वो गंदगी की वजह से, स्वेद की वजह से होता है, वार्म वेपर की वजह से इसका उत्पत्ति होती है। द्विज, जो आप देखो ना, स्प्राउट्स जो होती है, पौधे जो निकलते हैं, बीज, वो जमीन को फाड़ कर, पृथ्वी को फाड़ कर बाहर निकलता है। केचुआ, जमीन में देखना, बरसात के दिनों में ज्यादातर केचुआ जमीन के नीचे से बाहर निकलता है, ये उद्भिज में आता है। एग्जाम्पल आप इसको जरूर याद रखना, एग्जाम्पल पूछ सकता हूँ। दिस इज ऑल अबाउट द आयुर्वेदा रिविजन। एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क। सर मेरा 2 क्वेश्चन है सर। पहला सर, जैसे कि ये आंवला का सर ऐसा बोले थे शायद खाना नहीं है सर, सबसे मतलब उसमें गुण कम रहता है सर, ऐसा? नहीं नहीं, आंवला में तो बहुत अच्छा गुण है। मैंने क्या बोला, किसके साथ, किस बात विषय में आप पूछ रहे हैं, विरुद्ध और इसके साथ क्या, पथ्य पथ्य वाले में, विरुद्धार में। मधुर में सबसे शक्तिशाली गुण ऐसा था ना सर, कहाँ पर था सर? अच्छा, सबसे शक्तिशाली जो होता है मधुर होता है, ठीक है। और सबसे जो बॉडी को वीक करता है वो कसाई होता है। आप सोच रहे हो कि फिर तो सर आंवला तो कसाई है, तो शरीर को, देखो कुछ कुछ चीजें जो होते हैं ना, किसी किसी गुण में एक्सेप्शनल होते हैं, और कसाई सिर्फ आंवला नहीं, बहुत सारी चीजों से यहाँ पे लिया जाता है। मधुर मीठा, जैसे कि आप वीकनेस होता है तो कैसे आप चॉकलेट खा लेते हैं या कुछ मीठा चीज ले लेते हैं, तो इंस्टेंट एनर्जी देता है, बल प्रदान करता है। लेकिन ये जो आप कसाई जो होता है वो बल प्रदान नहीं करता, सबसे कम बल वाले होते हैं, ठीक है। तो यहाँ और पे दूसरा सर आप ऐसा भी, आंवला, हाँ, और दूसरा सर जैसे बोले ना सर कि इतना कौन कौन सा किसके साथ एक दूसरे से विरुद्ध आहार है सर, कि एक दूसरे से खाने से मतलब बहुत साइड इफेक्ट पड़ता है सर। तो एक पका आम्ल हो गया सर, और एक आंवला सर, दूध के साथ तो खाने का प्रावधान किया गया शायद, क्या सर? हाँ नहीं नहीं, पका आम सर, पका पका आम और सर आंवला। आंवला, दूध तो देखा है, दूध तो आप शेक बना के पीते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूध के साथ क्या सेवन नहीं करना चाहिए उसको समझिए। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ अभी ना, तो दूध के साथ क्या नहीं लेना है, दही, नमक, मूली, खट्टे चीजें नहीं लेनी है, खट्टी अम्लीय भोजन नहीं खाना है दूध के साथ, अम्लीय।
ठीक है, सत्तू, तेल, उसके हाँ, आंवला, आंवला भी नहीं खाना है दूध के साथ। हाँ, लेकिन एक चीज और बात है, लेकिन अगर आप मल्टीपल कोई चीज बना रहे हैं औषधि को मिलाकर, यहाँ पे क्या कह रहा है कि सिर्फ दूध के साथ नहीं लेना है, लेकिन अगर आप मल्टीपल चीज तैयार कर रहे हैं दूध के साथ, अगर आंवला है और भी चीज ले रहे हैं, तो शायद उस वक्त जो है उसका प्रभाव कम हो जाता है, लेकिन सिर्फ क्योंकि और सर सिर्फ वो दूध और सिट्रस है आंवला ना नहीं लेते। सर, क्या? क्योंकि जो आंवला है वो आंवला जो है वो सिट्रस है ना, तो सिट्रस चीजें तो हम मिल्क के हाँ, साथ नहीं लेते हैं ना। नहीं लेते हैं, वही कह रहा हूं मैं। लेकिन अगर दो तीन चीज कोई औषधि के रूप में अगर यूज करते हैं ना साक्षी जी, तो सिंगल एक तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन अगर मल्टीपल औषधियों को अगर करते हैं, यूज करते हैं, तो फिर उसका जो चीजें हैं ना ताकि वो कम हो जाती है। ऐसा कई सारे से होते हैं, समझे? अगर सिंगल सिंगल यूज करोगे तो फिर नुकसान है। लेकिन आप जैसे देखो, आप काढ़ा बनाते हो तो कई सारी चीज लेते हो, फिर वो लाभदायक होता है हमारे शरीर के लिए। लेकिन अगर कोई ऐसा भी औषधि द्रव्य होगा जो हम अपथ्य होगा, एक दूसरे से कंट्राडिक्ट होगा, तो फिर वो नुकसान करेगा। इतना गुड जो डीप जो औषधि पे जो रहते हैं ना, नॉलेज रखते हैं, उनको ज्यादा पता होता है। लेकिन जनरली आप हमेशा एक माइंड में याद रखना कि जो दूध के साथ खट्टी चीजें हमेशा अवॉइड करना, नहीं तो पता है उसके वजह सर से वो हमारे हमारे। इंडिया का क्लाइमेट ऐसा है ना कि दूध के साथ हम फल नहीं खा सकते, इसलिए सर वो वही बोल रहा हूँ सर, अपोजिट। अब बाद में बोल रहा हूँ सर तो कि पक्का जो अपवाद आम हो है सकता है। उसको। आम तो खाते हैं, आम तो इसमें दिया हुआ थोड़ी है, आप शेक बना के पीते हैं, है ना? हाँ सर, लेकिन वो सब वेस्टर्न ही है ना, वहाँ का क्लाइमेट ठंडा होता है इसलिए लिटरली वहाँ पे फ्रूट कस्टर्ड वगैरह रहता है। तो हमारे यहाँ उल्टा जो ये रहता है ना, दही उसके साथ खाते हैं ताकि जो ज्यादा प्रॉब्लम ना करे। दही के साथ जैसे हमारे महाराष्ट्र में खाया जाता है कोशिम्बीर, या फल भी डाल के खाओ तो वो तबीयत को अच्छा रहेगा, लेकिन दूध के साथ नहीं खाना चाहिए, चाहे आम हो या कोई भी फल हो। हाँ, सही बात। हाँ, और सर मेरा एक बर्थडे प्रश्न है, क्वेश्चन सर, जैसे कि अगर खाना खा रहे हैं सर, उसमें दाल भी है सर, और रोटी में थोड़ा घी लगाकर भी खा रहे हैं, और दूसरा दाल में हम नींबू डाल रहे हैं सर, तो वो दोनों एक दूसरे को तो विरुद्ध हो सकता है ना सर? फिर, हाँ तो फिर नींबू मत डालिए ना, ठीक है, नींबू और मत सर बीच मत बीच में डालिए। वहां पर गुड़ भी डाल देना सर, बीच बीच में सर गुड़ भी। खिचड़ी पका देते हो यार, तबीयत की तो ऐसी की तैसी। ऐसे पता है एक और चीज बताऊं मैं, ऐसे फिर ना मतलब खासकर स्किन वाले प्रॉब्लम्स बहुत होते हैं। एक टाइम आएगा, तुरंत रिएक्शन नहीं करता बॉडी पे, खासकर जो विटिलिगो वाले प्रॉब्लम्स जो होते हैं ना, खासकर निकल के आते हैं। मैं आपको बताऊं, ये मेरा अनुभव है। लास्ट आप में सर, दूध, लास्ट में गुड़ ले लेना चाहिए लास्ट में सर, अंत में। लास्ट में आप तो गुड़ तो खाते ही है, मीठा खाना खाने के बाद आप गुड़ खा सकते हो, वो तो अच्छा है, वो आपके डाइजेशन के लिए। और कुछ? दही के साथ लोग नमक और मिर्च खाते हैं, गांव में चले जाओ, वो भी नुकसान है, एक्चुअली नहीं खाना चाहिए। जो जिसकी जैसी प्रकृति है उसको वैसे ही ग्रहण करो, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जिस फल की जैसी प्रकृति हो उसको वैसे ही ग्रहण करो, वो ज्यादा आपके शरीर पे लाभ देगा। एक्सेप्शनल हो सकता है, जैसे आप अमरूद खाते हैं तो नमक के साथ खाते हैं, कुछ चीजें एक्सेप्शनल हो सकती है ना? सर अपना नेल्स और बाल कैसे में अपना स्किन में करना चाहिए क्या इसको? क्या? स्किन नेल्स नेल्स रहते हैं ना, वो किसमें अपना एल्बम में कैसे देना? नहीं सर, नेल्स नेल्स मैं कैसे अपना नेल्स किसमें अपन काउंट करेंगे? क्या स्किन पे काउंट करेंगे? कैसे करेंगे नेल्स और बाल? नेल्स और बाल, बाल बाल अपना बाल भी बढ़ता रहता है ना, कैसे इसमें स्किन ग्रो होता है ना, वैसे ग्रो होता है क्या इनका भी? मेरे को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है, उसका लेकिन मतलब ये जो
वो मल कहे जाते हैं ये सब नेल्स। और ये आप क्या पूछना चाह रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। कोई समझा सकता है? कोई समझ ने- पाया क्या पूछना? हेलो हाँ, हेलो, क्या सुने पूछ आ रहे हैं, रहे नहीं सर समझ अभी? में? हाँ नेल्स कैसे बताइए अपना क्या? बढ़ता रहता है ना। हाँ, नेल्स अपना बढ़ता रहता है ना, वो कैसे बढ़ता है और वो कैसे अपना स्किन में काउंट करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए उसको, नेल्स को अपना बढ़ते रहते रहे। वो हार्ड रहता है, स्किन थोड़ा सा नरम रहता है। हार्ड क्यों रहता है वो नेल्स वाला हिस्सा? अब ये तो उसमें क्या ज्यादा रहता है, वो थोड़ा सा गाइड ही अच्छा रहता सर। ये आयुर्वेद का टॉपिक नहीं है। अच्छा ठीक अब भाई इसी है, बात है ओके अब। सर। आप पूछ लीजिएगा इतना। ठीक है। और कुछ इसके अलावा कुछ पूछना है? ऑथेंटिक क्वेश्चंस नहीं है, सॉरी पुष्पा जी। ठीक है। ठीक है, ओके नॉर्मल सर। चीजें सारी दांतों सारी का कैसे चीजें अपना दांत 32 ऐसा काउंट करते हैं सभी के तरफ, अपना नेल्स का कुछ वर्णन नहीं है आयुर्वेदिक में, इसलिए बोल रही मैं, क्या है इसका प्रॉब्लम? इसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, माफ कीजिएगा। ठीक है। सॉरी सर, माफ कैसे करें, माफ के बोल रहे सर? ऐसे ही मैं जनरली पूछ लिया, सॉरी सर आपको। थैंक यू। ठीक। और कोई क्वेश्चन है फिर हम शांति पाठ करेंगे, है ना? थैंक यू सर। हरिओम। साक्षी जी शांति पाठ करा दो। ये सभी आंखें बंद करें, कमर लगन सीधी, एक दो लंबा गहरा सांस भरेंगे। अभी अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेके आए। हम मंत्र उच्चारण करेंगे एक साथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अपने हथेलियों में घर्षण करें और आंखों के ऊपर लगाते हुए धीरे धीरे कुछ पल के चलाते हुए आंखें खोलें। सभी को नमस्कार, धन्यवाद, हरिओम सर। थैंक यू। ठीक है, आप लोग सेल्फ स्टडी कीजिए। अभी कभी भी कोई पूछना हो तो आप मुझे मैसेज भी डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और गुड लक फॉर योर एग्जाम। कोशिश करते हैं, अगर आप लोग कहेंगे तो हठ प्रदीप का और ग्रहण संहिता का भी रिवीजन कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर रिस्पॉन्स आता है आप लोग का तो। ठीक है। सर एक लास्ट में सर, इसका किस वे हाँ में जी। थोड़ा सर आयुर्वेद का लॉजिक वे में याद करें, या सर इसे रट्टाफिकेशन है सर, थोड़ा एक कुछ कुछ पॉइंट चीजें सर। कुछ चीजें रट लो, कुछ चीजें लॉजिक से याद रखो, है ना? जैसे ट्रिक मैंने रस का बताया था, वो ट्रिक से याद रखो। जहां पे रटने की जरूरत है वहां रट लीजिए। आप जैसे कि आप श्लोक हैं तो उसको तो रटना पड़ेगा ना, उसमें लॉजिक तो कुछ नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं? जी और सर। सम धातु जो भी श्लोक हैं, हिता हितम सुखम, ये सब तो आपको तो याद करनी ही पड़ेंगे। जो भी श्लोक वो सब पूछा जाएगा, रेफरेंस भी आपको याद रखना है। ओके। और ओके सर। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू थैंक यू सर। सर। थैंक यू, हरिओम सर। शुभ रात्रि।